कल हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, एंट्रोपी स्टार्ट किया था लास्ट टॉपिक में। एंट्रोपी से ही हम शुरू करते हैं, सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनते चलो। ध्यान दीजिए, एंट्रोपी किसको कहते हैं? किसी भी सब्सटेंस की डिसऑर्डर या रैंडमनेस को, यानी कि इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर या रैंडमनेस ऑफ ए सब्सटेंस, उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। तो एंट्रोपी का मीनिंग सुन लीजिए, डिसऑर्डर और रैंडमनेस को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो एक तो हर बच्चे को इसकी डिफाइन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर समझ लीजिए, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। ये डिसऑर्डर या रैंडमनेस का मेजरमेंट है, यानी कि डिसऑर्डर और रैंडमनेस को हम एंट्रोपी कहते हैं। अब कंडीशन आती है, अगर हम फिजिकल स्टेट में देखें तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम? फिजिकल स्टेट में। तो अगर फिजिकल स्टेट के बेस पे आप देखते हो तो 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। हाँ, 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहां ध्यान, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? तो आपको मैंने बताया डिसऑर्डर को हम एंट्रोपी बोलते हैं, और डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कहां होता है? गैस में। और सबसे ज्यादा ऑर्डर कहां होता है? सॉलिड में। तो सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम है और गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गैस की तरफ जैसे हम चलेंगे तो एंट्रोपी बढ़ती जाए। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है? अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहां देखते रहो भाई, अगर किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से सब्सटेंस अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा। इसका मतलब क्या है? डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा, और क्योंकि डिसऑर्डर बढ़ता जाएगा इट मींस एंट्रोपी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है, ये ध्यान रखना, एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। एंट्रोपी क्या है? अभी बताया, इट इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर। दूसरा, फिजिकल स्टेट में एंट्रोपी किसकी ज्यादा है? गैस की। और टेम्परेचर बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन आती है, एंट्रोपी भी एक स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। अब क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है तो एंट्रोपी में भी क्या होता है बोलो? चेंज होता है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती हैं। मान लीजिए किसी सिस्टम की इनिशियल एंट्रोपी S1 है और फाइनल एंट्रोपी S2 है, तो चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा बोलो? डेल्टा S S2 माइनस S1। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट आप रिएक्शन पे अप्लाई करो, अगर ये कॉन्सेप्ट आप रिएक्शन पे अप्लाई करो फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अगर इसे आप केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई करो तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? आप सभी को पता है, शुरू में रिएक्टेंट होते हैं और बाद में प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो फाइनल एंट्रोपी प्रोडक्ट की एंट्रोपी मानी जाएगी और इनिशियल एंट्रोपी रिएक्टेंट की एंट्रोपी मानी जाएगी। इट मींस एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल आएगा बोलो? एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट और इनिशियल एंट्रोपी एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट तब वैलिड होता है, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, जब केवल एक रिएक्टेंट हो और एक प्रोडक्ट। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तब हम क्या करेंगे, जरा ध्यान देना। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट और एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो फिर हम यहाँ समेशन का यूज करते हैं। तो समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट में से समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट को माइनस करेंगे, एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां तक एंट्रोपी चेंज की कंडीशन पता हो सभी बच्चे, एक तो इसकी डिफाइन पढ़ लो और ये दोनों कंडीशन ध्यान से पढ़ लीजिए। अब तो बात कर रहे थे हम, अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको एंट्रोपी चेंज कैसे करनी है।
समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट में से समीशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट माइनस करनी। ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, इसकी वजह ये है क्योंकि इनिशियल कंडीशन में रिएक्टेंट होते हैं तो इनिशियल एंट्रोपी रिएक्टेंट की एंट्रोपी होगी और फाइनल में प्रोडक्ट होता है तो फाइनल एंट्रोपी प्रोडक्ट की होगी। तो रिएक्शन पे ये फॉर्मूला लगेगा और वैसे नॉर्मली H2 माइनस S2। अब ये एंट्रोपी चेंज क्या होता है ये हमें समझना है, जरा इसे ध्यान दें। एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज डेल्टा S। हाँ भाई सुन लीजिए जरा, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुन लीजिए। एंट्रोपी चेंज का मतलब है चेंज इन एंट्रोपी, कब जहां ज्यादा होगी कब कहां कम होगी, ये डिफाइन की भी आपको रिक्वायरमेंट। मान लीजिए एक सिस्टम है आपके पास, इस सिस्टम में आपने क्यू हीट सप्लाई करी, एक सिस्टम है इसे आपने क्यू हीट दी। जैसे सिस्टम को आपने क्यू हीट दी तो इससे क्या होगा बोलो, इन पार्टिकल्स की जो है एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी या सेम रहेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर मिलने से इसे यानी कि हीट मिलने से क्या होगा बोलो भाई, जब आप हीट दोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट होगा, रैंडमनेस बढ़ेगी और रैंडमनेस बढ़ेगी, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। इट मींस ये जो एंट्रोपी चेंज होता है ये एंट्रोपी चेंज हीट के प्रोपोर्शनल है। बोलो भाई, एंट्रोपी चेंज हीट के प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा हीट होगी उतना ज्यादा एंट्रोपी चेंज, ये ध्यान रखें। जितनी ज्यादा हीट देते जाओगे उतनी रैंडमनेस बढ़ती जाएगी, ये हमें ध्यान रखें। अब जरा आगे समझिए नेक्स्ट। तो एंट्रोपी चेंज हीट के प्रोपोर्शनल है और कुछ, जितने ज्यादा हीट दोगे उतना एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा। अब दूसरी कंडीशन आती है इसमें, इफेक्ट ऑफ यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करती है। मान लीजिए सब्सटेंस था, इसका टेम्परेचर शुरू में 10 डिग्री सेल्सियस था। अब हमने बिल्कुल एक सेम ऐसा ही दूसरा सिस्टम लिया, उसमें जो सब्सटेंस लिया वो सेम लिया, बस उसका टेम्परेचर 80 डिग्री लिया। अब दोनों को हमने सेम हीट प्रोवाइड करी, बताइए एंट्रोपी चेंज किस में ज्यादा होगा, 80 डिग्री में ज्यादा चेंज होगा या 10 वाले में ज्यादा होगा। आप सभी को पता है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, इसमें चेंज कम होगा। आप इसमें ज्यादा बोल रहे, यानी कि टेम्परेचर जिसमें कम होता है उसमें चेंज ज्यादा होता है। इसे मैं और आसान करके समझाऊं, मान लीजिए किसी, सुन लीजिए जरा, चेंज की बात चल रही है, एंट्रोपी नहीं। अगर मैं आपसे कहूं इन दोनों में एंट्रोपी किसकी ज्यादा है तो इसकी, क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं चेंज की, चेंज किस में ज्यादा होगा। तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, ये जरा ध्यान से सुनिए वो क्या। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां देखो भाई जरा बोर्ड पे, हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी एग्जाम का कि 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स थे किसी एग्जाम में, और एक बच्चे के 90 मार्क्स आए और एक के 20 आए। अगर इनको इंप्रूवमेंट किया जाए, इन्हें मार्क्स यानी कि इनमें इंक्रीज किया जाए, इनके मार्क्स बढ़ाए जाएं, तो ये बताइए किसमें ज्यादा चेंजिंग होगी, 20 वाले। तो चेंज किसमें ज्यादा होगा, जिसकी वैल्यू कम है। तो वही कंडीशन यहां है, जिसका टेम्परेचर कम है उस सब्सटेंस की एंट्रोपी कम है, अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो वहां चेंज ज्यादा होगा। और जिसका टेम्परेचर पहले से ज्यादा है, अब अगर उसमें चेंज करोगे तो पहले ही कोई चीज मैक्सिमम है तो उसमें चेंज कम होगा। तो यानी कि चेंज इन एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्सली है। तो अब इन दोनों के बेस पर चेंज इन एंट्रोपी का हम फॉर्मूला बनाते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी किसके इक्वल है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी का एक रेशियो होता है। ये ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से डिफाइन आपसे पूछी जा सकती है कि एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल है। तो एंट्रोपी चेंज क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, यानी कि ये कह सकते हैं हम इसे
जितनी ज्यादा हीट होगी उतना एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना एंट्रोपी चेंज ज्यादा होगा। चेंज की बात कर रहा हूं मैं, हमेशा वर्ड एंट्रोपी चेंज बोल रहा हूं, एंट्रोपी नहीं। एंट्रोपी तो हाई टेम्परेचर की ज्यादा है, लेकिन एंट्रोपी चेंज लो टेम्परेचर में ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना। तो समझ में, तो यहां से आपसे एंट्रोपी की डिफाइन पूछी जा सकती है। तो एंट्रोपी की डिफाइन आपको ये बोलनी है जो आपके सामने लिखी। क्या बोलेंगे? एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल का मतलब रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, अपॉन टेम्परेचर। तो ये हीट और टेम्परेचर का एक रेशियो। यहां से अगर हम यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या होगी? यूनिट ऑफ एंट्रोपी, तो आपको ऊपर हीट की यूनिट होती है जूल पर मोल और नीचे है केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी भी यूज कर सकते हो, कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये इसकी यूनिट होती है। बोलो कोई प्रॉब्लम? अब कंडीशन आती है, जरा ध्यान देना कि एंट्रोपी का हम अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करें, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड बनाए, लिक्विड से गैस बनाए या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाए, तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो एंट्रोपी तीन टाइप का होता है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं? यहां ध्यान दे लो भाई, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन यानी कि डेल्टा एस फ्यूजन। याद है फ्यूजन का मतलब? कहां पढ़ा था हमने? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब है 1 मोल सब्सटेंस को जो कि सॉलिड है, तो 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एट देयर कौन सा टेम्परेचर होगा? मेल्टिंग पॉइंट। इस प्रोसेस में जो भी एंट्रोपी चेंज है उसे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? फिर सुन लीजिए, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है? 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। इस प्रोसेस में जो भी एंट्रोपी चेंज है एट देयर मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला बनाए तो देखो, आप सबको पता है यहाँ Q है, और Q किसके इक्वल होता है? शुरू में आप पढ़ के आए हो, QP होता है डेल्टा H। तो यहाँ QP की जगह आप डेल्टा H भी लगा सकते हो। तो डेल्टा H फ्यूजन अपॉन TM, TM का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल है? डेल्टा H फ्यूजन अपॉन TM, TM का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। अब दूसरी आती है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एस वेपोराइजेशन किसे कहेंगे? एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। देखो प्रोसेस डिस्कस कर दो और कुछ नहीं। क्या है बोलो? जब 1 मोल लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है एट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, जो भी एंट्रोपी चेंज होती है उसे एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टीबी, क्योंकि ये प्रोसेस कहां होती है? बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी कंडीशन आती है एंट्रोपी ऑफ, हाँ भाई, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, डेल्टा एच डेल्टा एस सब्लिमेशन। क्या होगा बोलो? जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है एट देयर सब्लिमेट टेम्परेचर, इस प्रोसेस में जो भी एंट्रोपी चेंज है वो एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है। तो इसमें डेल्टा एच सब्लिमेशन आएगी और टी क्या है? सब्लिमेट टेम्परेचर। बहुत आसान सी प्रॉब्लम है ये, यानी कि बहुत आसान से डिफाइन है। अगर आप मीनिंग समझ लो तो कोई दिक्कत नहीं। इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है उनमें भी क्या आएगा? यहां देखो, जब ये वैल्यू देके चलेंगे, 3 है, 3 में से 2 वैल्यू देता है, 1 पूछता है। तो एक बार जरा नोट्स में इन्हें पढ़ लो, क्या दे रखा है? पेज नंबर 16। एक तो मैं फिर कह रहा हूं, पहली लाइन हर बच्चे को याद हो, एंट्रोपी की डिफाइन, और बाकी फिर समझने का है।
देखो इसमें दे भी रखा है, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस या डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। फिर ग्रेटर द रैंडमनेस हायर इज द एंट्रोपी, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस की एंट्रोपी की क्या कंडीशन। फिर है एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन और द चेंज इन इट्स वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोसेस कॉल्ड एंट्रोपी चेंज। और एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होता है, एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होता है, डेल्टा एस एस टू माइनस एस, इसके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है फॉर ए रिएक्शन, फॉर ए रिएक्शन क्या करोगे, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट में से समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। फिर इसके बाद ये जो एंट्रोपी चेंज की डिफाइन है ये मेन है, इंपोर्टेंट है, याद रख लेना। एंट्रोपी चेंज लिखा है, फिर ये टिक कर लेना, पहली लाइन और ये लास्ट पैराग्राफ। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट absorbed isothermally and reversibly divided by the absolute temperature। यानी कि हीट को जो कि रिवर्सिबल और कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, इसे अगर हम टेम्परेचर से डिवाइड कर दें तो एंट्रोपी चेंज बन जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट, एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल लिखी है या जूल पर केल्विन पर मोल। इसके बाद एंट्रोपी चेंज ऑफ ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको समझा दी। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, इट इज द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म एट द मेल्टिंग टेम्परेचर। दूसरा एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, यहां देखो जरा, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, इट इज द एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद है नेक्स्ट entropy of sublimation, it is the entropy change when one mole of solid change into vapors at a particular temperature। तो ये तीनों कंडीशन आपको पता हो। अब इनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी है, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, ये जरा देखिए क्या करना है इसमें। एक न्यूमेरिकल भी दे रखा है, ये प्रॉब्लम है इसी पेज पे, जरा इस प्रॉब्लम को पढ़े। प्रॉब्लम क्या है पढ़े जरा। Calculate the entropy change of an hexane when one mole of its evaporation at 341.7 Kelvin। यानी कि जब वन मोल हेक्सेन को हम इवोपरेट कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में बदल रहे हैं, तो आपसे पूछा है इसमें एंट्रोपी चेंज बताइए, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो। एंट्रोपी चेंज कौन सा लगेगा, वेपोराइजेशन, किसके इक्वल होगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट। अब वैल्यू आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन बतानी है, किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कितनी दी है बोलो, 29 किलो जूल पर मोल, ये तो ऊपर है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 341.7 केल्विन। चाहे तो आप आंसर यही इसे डिवाइड करके किलो जूल में छोड़ सकते हो, या जूल में बदलना हो तो किलो हटा दो, अगर किलो हटाए तो 29 इंटू 1000 जूल पर मोल और पर केल्विन हो जाएगा डिवाइड बाय 341.7। अब आंसर जूल पर मोल पर केल्विन में आ जाएगा। बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स की वैल्यू देकर चलेगा। ध्यान से सुन लो भाई जरा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन भी और टीबी भी दोनों की वैल्यू दे रखी, डेल्टा एच वेपोराइजेशन और टीबी दोनों की वैल्यू दे रखी होगी, सिर्फ डिवाइड करना है, आंसर निकल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन समझनी है आपको कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो इस चैप्टर में कि यूनिवर्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से दो पार्ट्स थे यूनिवर्स के, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे, ये तो नोट कर लिया, मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगा, यूनिवर्स का। यहां देखो जब यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी चेंज किसके इक्वल होगा, यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी चेंज जो होता है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों के सब के इक्वल होता है, ये हमें ध्यान रखना। ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी किसके इक्वल है, देखो टोटल एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स किसके इक्वल है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, इन दोनों के सम के इक्वल होती है, ये याद रखो। अब कल आपको मैं स्पॉन्टेनिटी समझा रहा था, याद है,
रैंडमनेस के बेस पे कोई भी प्रोसेस कब होती है, सिर्फ रैंडमनेस बोलना है और कुछ नहीं। बताइए कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, तो आपने पढ़ा था वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है जिसमें रैंडमनेस बढ़ती हो, यानी कि जिसमें एंट्रोपी बढ़ती हो। तो इसका मतलब हम यहां सीधा सा ये कहेंगे, अगर स्पॉन्टेनिटी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, चलो अगर हम स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो याद रखना है, जब डेल्टा एस टोटल क्या होगी बोलो, पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ध्यान से सुन लो भाई जरा, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। कल यही तो सीख रहे थे भाई, बोलो अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो प्रोसेस कैसे होगी बोलो, स्पॉन्टेनियस। तो रैंडमनेस बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती, यानी कि रैंडमनेस बढ़ने का मतलब है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। और अगर रैंडमनेस डेल्टा एस टोटल 0 के इक्वल है तो याद रखना है प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम है, यानी कि प्रोसेस दोनों तरफ इक्वल स्पीड से चल रही। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड। और अगर डेल्टा एस टोटल, ध्यान से सुन लो भाई जरा, लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है निगेटिव है, तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर हम स्पॉन्टेनिटी को एंट्रोपी फैक्टर पे पूछते हैं, हमसे कभी भी पूछा जाता है बताइए किस प्रोसेस की, कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस है, ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी चेंज। तो आपको याद रखना है, अगर टोटल एंट्रोपी जो है ग्रेटर देन 0 है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और 0 के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम है। और डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है, यानी कि निगेटिव है, एंट्रोपी घट रही है, टोटल की बात है, सिस्टम की या सराउंडिंग की नहीं, दोनों का सम। अगर दोनों का सम कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगी, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपको ध्यान रखना। अब मैं 2 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं जिनमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो सुन लीजिए क्या है। यही जो आपके सामने लिखा है इन्हीं में से क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, सुनो भाई जरा। फॉर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्या होगा बोलो, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, वापस नहीं आती, तो क्या कंडीशन होगी बोलो, क्या होना चाहिए। अभी आपने पढ़ा तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब मैं इसे यहां ऐसे बोल दूं कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होंगे बोलो, दोनों का सम ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये ध्यान रखना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। दोनों का सम डेल्टा एस टोटल होता है, और डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस। अब कंडीशन आती है अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो, रिवर्सिबल में क्या होगा जरा ध्यान देना। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है इक्विलिब्रियम के लिए। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होती है तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में अभी मैंने बताया इक्विलिब्रियम होता है, और इक्विलिब्रियम पर डेल्टा एस टोटल कितना होता है बोलो, 0, और डेल्टा एस टोटल इन दोनों का सम है। इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम, बहुत पूछी जाती है प्रॉब्लम, प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इन दोनों का सम 0 होगा। तो ये स्पेशली याद रखना, रिवर्सिबल प्रोसेस में ये होता है, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस में ग्रेटर देन 0। ये डिफरेंस क्लियर याद रखना है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। और स्पॉन्टेनिटी को आप कैसे बताओगे, तो सिस्टम या सराउंडिंग की एंट्रोपी से नहीं बताओगे, टोटल एंट्रोपी से। अगर टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस है, और टोटल एंट्रोपी अगर 0 के इक्वल है तो इक्विलिब्रियम, और टोटल एंट्रोपी चेंज लेस देन 0 है यानी कि निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये कंडीशन हमें पता हो, ये दोनों पॉइंट याद रखने, यहां से प्रॉब्लम आ सकती है। अब एक पॉइंट और मुझे इसमें आपको समझाना है, वो सुन लीजिए क्या है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, सुन लो जरा, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सभी बच्चे ध्यान देना भाई जरा। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस,
एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होगा, क्यू जीरो हो जाएगा। अब जब क्यू रिवर्सिबल जीरो है तो डेल्टा एस कितना होगा, जीरो। डेल्टा एस टोटल नहीं है, ये डेल्टा एस सिस्टम है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो सिस्टम के लिए क्या होगा बोलो, ना हीट बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, तो क्या होगा बोलो, क्यू जीरो। और क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने डेल्टा एस का फॉर्मूला पढ़ा था। डेल्टा एस किसके इक्वल था, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। और क्यों आपने जीरो कर दिया, तो इसका मतलब एंट्रोपी चेंज जीरो। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक होती। आइसो का मतलब है सेम और एंट्रोपी मींस एंट्रोपी, तो एडियाबैटिक प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक होती, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस की एंट्रोपी सेम रहती है। सीधा सा ऐसे भी बोल सकते, लिख लीजिए, इसमें नोट्स में नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस एनाइसोट्रोपिक है, सॉरी आइसो एंट्रोपिक है, आइसो एंट्रोपिक है, या ब्रैकेट में लिख लो सेम एंट्रोपी है। दोबारा से सुन लो भाई जरा, एडियाबैटिक प्रोसेस आइसो एंट्रोपिक है, इसका मतलब एंट्रोपी रिमेन्स सेम। आइसो मीन्स सेम होता है, एंट्रोपी मीन्स एंट्रोपी, ये ध्यान रखो। तो बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब हमें एक बहुत ही मेन और इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है कि एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, वो हमें सीखना है। तो बहुत जल्दी लिखिए अलग से, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। ये जो मैं आपको फैक्टर्स लिखा रहा हूं, ये आपकी प्रॉब्लम, यानी कि ये आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, एंट्रोपी की डिफाइन पढ़ लीजिए, एंट्रोपी चेंज की डिफाइन पढ़ लीजिए, एंट्रोपी की यूनिट पढ़ लीजिए, और उसके बाद ये पढ़ लीजिए, एंट्रोपी में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। एंट्रोपी से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो यही चीज है जो मैं विद एग्जांपल एक एक आपको समझाता चलूंगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना। सबसे पहला फैक्टर आता है, सुन लो भाई जरा, सबसे पहला फैक्टर आता है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस अभी आपने पढ़ा, अगर सॉलिड है एंट्रोपी कम है, लिक्विड की ज्यादा है, गैस की और ज्यादा है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस की तरफ क्या होती है, एंट्रोपी बढ़ती। हाँ भाई, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, फिजिकल स्टेट में भी मैंने आपको बताया सॉलिड लिक्विड गैस में गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है और सॉलिड की कम। अब मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या है जरा ये सुन लीजिए। H2O सॉलिड से आप H2O लिक्विड बना रहे हो, आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी, एंट्रोपी चेंज बताइए। हाँ भाई, अब बताइए यहाँ एंट्रोपी चेंज में क्या इफेक्ट आ रहा है, एंट्रोपी चेंज बोलो भाई। सॉलिड से लिक्विड बना रहे हो, प्रॉब्लम आएगी, बताइए एंट्रोपी चेंज का साइन। तो आपको पता है एंट्रोपी जो है यहाँ, एंट्रोपी चेंज क्या है बोलो, पॉजिटिव। इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, लिक्विड की ज्यादा है, सॉलिड की कम। लिक्विड से यानी कि सॉलिड से लिक्विड बनना है, लिक्विड की ज्यादा है, इस वजह से एंट्रोपी बढ़ रही है। दूसरी प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सेकंड फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स। ये बताइए भाई एंट्रोपी किसके ज्यादा है, गैस की। अगर गैस के मोल्स बढ़ेंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ती है और कुछ नहीं। तो यहां हमें सीधा सा ये रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर इंक्रीज होंगे तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने बोलता हूं, सुन लीजिए, क्या यहां ध्यान दो जरा। एक एग्जांपल आपके सामने बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। एग्जांपल है H2 गैस है, इससे 2H गैस बननी है, बताइए एंट्रोपी चेंज क्या होगा। ये प्रॉब्लम है पेपर की, अभी MG में भी थी। H2 गैस से 2H, आप क्या देखोगे, गैस से गैस, लेकिन मोल्स फर्क है। यहां एक मोल है और एक मोल से 2 मोल बनने, बोलो एक मोल से 2 मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तो डेल्टा एस क्या होगा बोलो,
पॉजिटिव, इसका मतलब इंक्रीज। नेक्स्ट लिखिए तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। अभी बता, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी। यहां ध्यान दे लो भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल ये प्रॉब्लम साथ में लिखा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। CuS सॉलिड है जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको हमने CuSO4 में बदला सॉलिड ही, लेकिन टेम्परेचर 80 डिग्री कर दिया। एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा? CuSO4 सॉलिड है, CuSO4 सॉलिड है, इसका टेम्परेचर 10 है, उसका 80 है। तो बताइए 10 से 80 पे आप ले गए तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब यहां भी डेल्टा एस कैसे आएगा? पॉजिटिव, इट मींस इंक्रीज। डेल्टा एस पॉजिटिव, इंक्रीज। नेक्स्ट सुनिए बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर आता है इसमें फोर्थ फैक्टर प्रेशर। प्रेशर ऑफ गैस। बोलो गैस के प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये बताइए, एक गैस पर अगर आप थोड़ा सा सोचो प्रैक्टिकली, अगर एक गैस पे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैसेस मॉलिक्यूल पास आएंगे, और पास आएंगे लिक्विड बन जाएगा। एंट्रोपी घटी या बढ़ी? तो प्रेशर बढ़ने से एंट्रोपी घटती है। ये ध्यान रखो, ये जरूरी नहीं बाहर से प्रेशर लगाएं। एक छोटे कंटेनर में बहुत ज्यादा गैस भर दीजिए तो गैस क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड हो जाएगी, और जब गैस लिक्विफाइड हो जाएगी एंट्रोपी घट जाएगी। इसका मतलब प्रेशर बढ़ने से, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एंट्रोपी घटेगी। ये ध्यान रखो, प्रेशर बढ़ने से एंट्रोपी घटती है। एग्जाम्पल लिखिए जरा इसका। यहां एक एग्जाम्पल नोट करो। फॉर एग्जाम्पल H2 गैस से आप H2 गैस बना रहे हो, इसका प्रेशर 5 atm है और इसका 2 atm है। बताओ भाई एंट्रोपी। अभी बताया आपको, प्रेशर क्या हो रहा है? घट रहा है। प्रेशर घटेगा एंट्रोपी बढ़ेगी, और अगर प्रेशर बढ़ेगा घटती। तो यहां क्या हो रहा है? डेल्टा एस पॉजिटिव, इंक्रीज हो रही। अब लास्ट है मिक्सिंग। मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। अगर आप सब्सटेंस को मिलाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? रैंडमनेस बढ़ जाती है मिक्स करने पर किसी भी चीज को। अगर कोई चीज प्योर होती है तो उसमें ऑर्डर के चांस हैं, लेकिन अगर वो मिक्सर है तो उसमें क्या हो जाएगा? बोलो, एंट्रोपी घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहां समझते हैं। इसमें NaCl सॉलिड है, आपने इसे वाटर में मिलाया, एक्वस। NaCl एक्वस बना दिया। बोलिए अब एंट्रोपी बढ़ी या घटी? NaCl सॉलिड था, पाउडर में था, आपने उसे वाटर में डाल दिया, वो क्या हो गया? मिक्स हो गया, और मिक्स होते ही क्या हो जाएगी? एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो यहां एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। तो यहां लिखेंगे क्या हुआ भाई? डेल्टा एस पॉजिटिव, इट मींस इंक्रीज। अब एक मिनट सुन लो भाई, कभी कुछ बच्चे सोचे सारों में इंक्रीज हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आएगी इंक्रीज कर देंगे। टीचर ने इन्हें रिवर्स दे दिया तो ध्यान रख लेना, बदलना पड़ेगा। अब एंट्रोपी क्योंकि हमने ये कंप्लीट कर लिया है, बस अब एक दो एग्जांपल हैं जिनमें आप गलती करोगे, और ये प्रैक्टिकली अभी मैं आपसे एक दो बच्चे बैठे हैं, बहुत हंसी आ रही है उन्हें, उनसे पूछूंगा, देखो वे गलत आंसर बताएंगे। देखना जरा, दो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, काफी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। हो चुका है, लिखे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देखो अगर आपके पेपर को हार्ड करेंगे तो ये प्रॉब्लम पूछी जाएगी। सुन लीजिए क्या है। सबसे पहला, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। रबर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, क्या होगा? ये पीछे खड़े बैठ मतलब जो पीछे दोनों खड़े हो जाए, जल्दी बताओ।
रबड़ को आपने स्ट्रेच किया, एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा? बस चुप रहो, बाकी नहीं, वही बताएंगे। एंट्रोपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? खींचेंगे इस वजह से, लेंथ बढ़ेगी। वो एंट्रोपी पूछ रहा हूं मैं, सुन लो जरा। इसमें रबड़ जो होती है बिना स्ट्रेचिंग के ऐसे होती है, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर पढ़ो, रैंडम होती है, खींचने के बाद ऐसी हो जाती है, बिल्कुल ऑर्डर में। तो आप बताइए एंट्रोपी बढ़ी या घटी? पहले रैंडम थी, बाद में स्ट्रेच करने पर कैसी होगी? ऑर्डर। तो एंट्रोपी घटती है, याद रखना, एंट्रोपी घटती है। ऑर्डर आ गया, लेंथ बढ़ती है। लेंथ नहीं पूछ रहा मैं आपसे, ये तीनों खड़े हो जाओ बीच में, और ये बराबर में। वैभव, तीनों खड़े हो जाओ। ये एक प्रॉब्लम है, इसका आंसर आप बता दो। बॉइलिंग ऑफ एग, बॉइलिंग ऑफ एग बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को क्या नाम है? भव्य समझ गए ये तीन? हाँ भाई, एग को हमने बॉईल किया, एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ा? देखा है वैभव कभी अंडा? देखा नहीं अंडा आज तक? खाने के लिए नहीं कह रहा मैं, देखा या नहीं बस? कैसा होता है अंडा? व्हाइट कलर का। अगर उसे क्रैक कर दें तो क्या मिलेगा? चुप रहो जाओ, क्या है उसके अंदर? अगर वो क्रैक हो जाए, टूट जाए, तो क्या मिलेगा उसमें? अरे मैं कंपोनेंट नहीं पूछ रहा, सॉलिड लिक्विड गैस क्या मिलेगा? लिक्विड। तो एक लिक्विड है, जब हम इसे बॉईल कर देते हैं, बॉईल करने पर क्या बन जाता है? सॉलिड। वैभव देखा तो था ही नहीं, पता कैसे चलता है? बैठ जाइए। हाँ भाई, अब बताओ जरा इसकी एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एग कैसा था? लिक्विड। उसे हमने बॉईल किया, बॉईल करते ही वो सॉलिड हो जाता है, तो एंट्रोपी क्या हुई? बोलो। डिक्रीज, इंक्रीज हो जाती है। एडवांस में आता है ये। एंट्रोपी बढ़ जाती है, ये तो है। देखो, ये पेपर में आ जाए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलत करके आएंगे, क्योंकि इतना पता है कि अंडे के अंदर लिक्विड है, जब गर्म कर दिया, बॉईल कर दिया, वो सॉलिड हो गया, लिक्विड से सॉलिड बना, तो एंट्रोपी क्या होगी? बोलो। घटनी चाहिए, लेकिन बढ़ती है। ऐसा क्यों? 12th में एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, आपके कोर्स में है, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी। उस बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं होता क्या है एग के अंदर। सुनो जरा, अब एक मिनट वो समझा दूं। एग के अंदर जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड होती है एल्बुमिन प्रोटीन। सुन लो भाई जरा, ये जो एग के अंदर व्हाइट लिक्विड होता है, ये होती है एल्बुमिन प्रोटीन, और ये होती है ऑर्डर, यानी कि यहां ऑर्डर्ड होता है, लिक्विड फॉर्म में ऑर्डर होता है। जब हम इसको बॉईल करते हैं, या ध्यान दो जरा, तो इसका जो ये ऑर्डर है ये खत्म हो जाता है और ये डिसऑर्डर हो जाता है। इसका मतलब सॉलिड फॉर्म डिसऑर्डर है, लिक्विड दी सॉलिड फॉर्म डिसऑर्डर है। तो अब बताइए, ऑर्डर से अगर कोई डिसऑर्डर बनना है, स्टेटमेंट देखो, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मिल्क को कर्ड में बदलने, मिल्क लिक्विड होता है, कर्ड थोड़ी सी सॉलिड हो जाती है, एंट्रोपी। बिल्कुल सेम एग्जांपल है। मिल्क के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन होती है, लिक्विड फॉर्म में ऑर्डर होता है। जैसे हम उसे दही बना देते हैं, कर्ड बना देते हैं, तो वो डिसऑर्डर हो जाती है। तो याद रखना है, मिल्क को कर्ड में बदलने हैं, यानी कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो जब मिल्क को कर्ड में बदलने हैं, तब भी एंट्रोपी बढ़ती है। वो याद रखना, सेम एग्जांपल है, अलग नहीं। ये दोनों 12th में भी आपसे पूछे जाते हैं, बोर्ड में, और यहां भी पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट हैं, ये ध्यान रखना। तो एंट्रोपी समझ में आ गया। कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना।